Hello and welcome once again in another session of accountancy. देखिए हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, हम ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको जितने भी इसके सेशंस दिए हैं, जिसमें मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और लास्ट वीडियो में जो हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा। आज हम फिर से कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स ही पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में, कुछ नया पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के, लेखांकन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, मतलब शाखाएं एक तरीके से कौन कौन सी हैं। मैनेजमेंट nowadays requires various types of informations to perform its functions more efficiently। देखो, आजकल के युग में, आजकल के ज़माने में जैसे हमारे बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है हमारी बिजनेस का, उसे प्रॉपरली बिजनेस को मैनेज करने के लिए डे टू डे बेसिस पर वेरियस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि काम अच्छे तरीके से चल सके। तो इस इंक्रीजिंग डिमांड को मीट आउट करने के लिए कि हमें जो टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैनेजमेंट की इस डिमांड को पूरा करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बनी हुई हैं अकाउंटिंग की। मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि अलग अलग ब्रांचेस आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें से आपको कुछ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। जिसमें सबसे पहली, वेरी फर्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, हमारी जो +1 का सिलेबस है वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं, वो क्या है? The main purpose of this branch of accounting is to record the business transactions in a systematic manner। देखो, हमने अभी तक अकाउंटिंग के मीनिंग में यही पढ़ा है ना कि एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डिंग करना। To ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। तो देखो, आपको मैंने यही दो कंसेप्ट अभी तक बताए हैं कि हम जानना चाहते हैं ना कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्लस हम ये भी जानना चाहते हैं ना कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये सब हमें किसके अंडर पता चलता है? हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर पता चलता है। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये जो ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये किस किस को मदद करती है? ये मैनेजमेंट को मदद करती है और कुछ वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनको भी मदद करती है। और हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक रहने वाला है वो मैं अभी बता देती हूँ, वो हमारा इंटरेस्टेड पार्टीज से ही रिलेटेड है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी हिंट दिया है, जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है और एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड होते हैं। मैं फिर से वही दो एग्जाम्पल ही लूंगी, लेकिन आज हम डिटेल में ये एक टॉपिक भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से कि जो दूसरी ब्रांच है, दूसरी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, वो कौन सी है? वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। क्या कॉस्ट है? अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हूं तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है तो मुझे रॉ मटेरियल भी खरीदना है, मुझे लेबर भी काम पर लगानी पड़ेगी, तो मुझे कुछ लेबर कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, मुझे रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कुछ और नहीं है, वो अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या एसरटेन, मतलब क्या निकालते हैं, क्या पता लगाते हैं, टोटल कॉस्ट, कुल लागत हमें कितनी बियर करनी पड़ रही है, एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। देखो, अब यहां से आपको समझ में आ गया ना कि मैंने आपको क्या बोला था? जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन पर हमें पर यूनिट कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है,
ये हम कौन सी ब्रांच के अंडर पता लगाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर पता लगाते हैं। अगर हम गुड्स में नहीं, अगर हम सर्विसेज में डील कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक सर्विस है, तो अगर हम सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो उन सर्विसेज को भी तो अगर हमें रेंडर करना है, प्रोवाइड करना है, तो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो उसमें भी बियर करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए कॉस्ट को एस्टिमेट करने में ये हमें मददगार साबित होती है। किसको? मैनेजमेंट को, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें या कोई वेस्टफुल नेचर की कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही है तो उसे रिड्यूस किया जा सके। अगर हम हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, मान लो 10 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है, हम उस पे 10 रुपए प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर 20 रुपए का बेच रहे हैं। अगर मुझे पता लगे कि मेरे इस 10 रुपीज वाले कॉस्ट में 1 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो ये मैंने उसे कम कर दिया, तो वो 9 रह गई। 9। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने पहले 20 का बेचा, 10 रुपए कॉस्ट थी, मार्जिन मेरा 10 का था। मैं अब भी 20 का ही बेच रही हूँ, कॉस्ट मेरी 9 हो गई है, तो देखो मेरा प्रॉफिट 11 हो गया ना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। मैंने अभी यही बोला ना आपको। तो यहाँ अभी फिलहाल आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाने के लिए है। आप इन फ्यूचर जब कॉमर्स लाइन को ही आगे परस्यू करोगे, आगे बीकॉम में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से एक अलग से सब्जेक्ट आएगा, जिसमें आप सारा का सारा ये समझोगे कॉस्ट शीट्स क्या होती हैं, लेबर कॉस्ट किस तरह से डिटरमाइन होती हैं, बिल्कुल ये सारा का सारा कंसेप्ट उसमें आएगा। अब अगर मैं थर्ड ब्रांच की तरफ मूव करूं तो थर्ड ब्रांच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। पहले तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टू मैनेज, मैनेज करना, इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं कोई बिजनेस की ऑनर हूं या अगर मैं कोई बिजनेस मैनेज कर रही हूं, तो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसके बेसिस पर मैं क्या डिसीजन लूं, कौन सा टेंडर एक्सेप्ट करूं, कौन सा नहीं, फ्यूचर में क्या प्लान्स बनाकर चले, किस तरह से मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करूं। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस का, या हम कहेंगे अकाउंटिंग का वो पहलू है या वो ब्रांच है जिसमें ये देखो कुछ इस तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे रेशियो एनालिसिस है, जैसे बजटरी कंट्रोल है, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैं फिर से कहूंगी कि आपको इनका नाम, आपको इनके मतलब कुछ नहीं पता है। नाम तो पता लग गए, लेकिन इनका मतलब कुछ नहीं पता ना अभी। जब आप +2 में अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको ये रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम के 2 चैप्टर्स जरूर देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक बिजनेस जो है वो अपने ही बिजनेस के साथ अपनी पिछले सालों से कंपैरिजन करने के लिए या किसी और बिजनेस के साथ कंपैरिजन करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स का यूज कर सकता है, और फिर अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग और अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये सिंपल सा इतना सा मीनिंग ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस फिगर्स, डेटाज की जरूरत होती है, वेरियस कंपैरिजंस करने की जरूरत होती है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर मैनेजमेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो मैनेजरियल डिसीजंस ले सके। अब देखो फिर से टैक्स अकाउंटिंग, ये नहीं है कि इनमें अलग अलग सब कुछ अलग अलग बनेगा, एक ही बेसिस के आधार पर आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की जा सकती होती है। अब देखो टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स एंड जीएसटीज आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। अब देखो आपको इतना तो पता ही है ना कि एक बिजनेस को भी टैक्स पे करना पड़ता है। हमने जर्नल एंट्रीज जीएसटी वाली भी पढ़ी हैं, हमने ये टॉपिक सारा किया है। अगर आपको पता हो तो इनकम टैक्स जो है वो एक इंडिविजुअल की इनकम पर लगता होता है, एक डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। तो बेसिकली किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलता है जब हम
टैक्स के पर्पसेस से रिलेटेड हमारी बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए टैक्स की कैलकुलेशंस के लिए हम जितनी भी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं उस ब्रांच को टैक्स अकाउंटिंग कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब लास्ट वन हमारे पास जो है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। बिजनेस जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है। बिजनेस सोसाइटी में से ही पैदा हुआ है, कहीं और से तो आया नहीं है। हम सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ही ने मिलकर बिजनेस सेटअप किया है और हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो एक बिजनेस खुद से अकेले में तो कोई काम कर नहीं सकता, उसे सारी की सारी सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, क्योंकि सोसाइटी में से ही हमने लैंड लेनी होती है जहां पर हमने फैक्ट्री सेटअप करनी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग काम है हमारा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है ना कि जो मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं, बनाऊं, वो किसी तरह का कोई पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, या मेरी फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकले वो किसी तरह का कोई एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ना करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली क्या कहती है, ये कहती है कि बिजनेस एक सोसाइटी जो का हिस्सा है, इसलिए उस सोसाइटी को लेकर भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। तो ये एक रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है ये, क्योंकि इसमें उन चीजों के बारे में जोर दिया गया है, इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने के लिए जोर दिया गया है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे होता है ना कि कई बिजनेस अथॉरिटीज जो हैं वो एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, स्कॉलरशिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके, हम हमारे समाज को एक तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो जितनी भी बिजनेस की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं टुवार्ड्स सोसाइटी, जिसमें मैन पावर को सपोर्ट किया जाता है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, फाइनेंशियल तौर पर मदद की जाती हैं। ये देखो जैसे एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्ट की सेफ्टी को लेकर हो गया, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को लेकर हो गया, ये सब चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कवर की जाती हैं। ठीक है, दीज आर ऑल फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ दी सोसाइटी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। मतलब उपयोगकर्ता कौन है, वो कौन लोग हैं जो अकाउंटिंग, जो कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक बल्क इंफॉर्मेशन है, उसका यूज करने वाले हैं, मतलब उसका उपयोग करने वाले हैं। इसका अगर हम दूसरा फॉर्म अगर देखें तो वो है हु आर द डिफरेंट पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज की जाती है। दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरिड नीड्स फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्हें जरूरत होती है इस इंफॉर्मेशन की, वो अपने अपने पर्पस के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं, इससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट डिराइव करना चाहते हैं। दैट इज वाई दे आर इंटरेस्टेड इन दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखो सबसे पहले जो यूजर्स होते हैं उन्हें बेसिकली दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक तो इंटरनल यूजर्स में और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स के केस में। अगर हम इंटरनल यूजर्स की बात करें तो कौन है जो इंटरनल यूजर्स हैं, वो जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिनका डायरेक्ट सीधा इंटरेस्ट है, प्रत्यक्ष इंटरेस्ट है, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर्स कहते हैं। और इंटरनल यूजर्स में बेसिकली दो कवर किए गए हैं, एक है ऑनर्स और दूसरा है मैनेजमेंट। अब हु आर द ऑनर्स, मालिकों को कहते हैं ना ऑनर्स। तो ऑनर्स या प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, ऑनर्स बेसिकली कौन होते हैं, जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जो बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं
अगर आप हो, आपने अपने बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट किया हो तो आप अपने बिजनेस के मालिक बन गए। अब मालिक होने के नाते आप जानना चाहते हो ना कि मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आप ये जानना चाहोगे ना कि मेरा बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। मतलब एसेट्स लायबिलिटीज की पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन आप जरूर जानना चाहोगे। दैट इज वाई एक ऑनर को एज एन इंटरनल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला यूजर कहा गया है। इसी वजह से इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेने की वजह से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। मतलब अगर कम हो रहे हैं तो कोशिश करना चाहेंगे ना कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं और फ्लोटिंग एसेट्स कितने हैं। फ्लोटिंग एसेट्स का यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मतलब है कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। वैसे फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट्स, जिनकी वैल्यू डे बाय डे चेंज होती रहती है, लाइक कैश इन हैंड हो गया। तो इस तरह से एक ऑनर जो है वो इंफॉर्मेशन में, हम कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। अब देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्यों इंटरेस्टेड होती है। देखो वैसे तो मैंने आपको अभी अभी एक फील्ड पढ़ाई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब फील्ड अकाउंटिंग की पढ़ाई है ना। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी। देखो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर दी efficient and smooth running of the business enterprises। मैनेजमेंट मैनेजर वो पर्सन है जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस का प्रबंध देखता है कि बिजनेस सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये चीज पता लगाने के लिए उसे भी तो पता होना चाहिए ना, उसके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही वो बताएगा ना कि बिजनेस सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसे मैनेजर को, या हम कहेंगे कि मैनेजमेंट को डिफरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की, रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। अब आपने देखा ही होगा ना कि कुछ बिजनेस की या काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी हमें, अगर हम ऑनलाइन गूगल पर भी सर्च करें तो हमें बैलेंस शीट्स वगैरह या कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ना हमें मिल जाती है, क्योंकि कुछ जो है वो पब्लिश करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें पब्लिश नहीं किया जाता। अनपब्लिश्ड सोर्स या वो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन वो किसके पास होती है, वो मैनेजमेंट के पास होती है। क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एंटरप्राइज को अच्छे से मैनेज करना होता है। तो इसलिए देखो देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप किसी भी कंपनी की लिखकर गूगल पर सर्च मार के देख लेना, आपको ये चीजें हेडिंग की फॉर्म में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। चाहे अभी अंदर मटेरियल कुछ ना समझ में आए, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें पब्लिश्ड रिपोर्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं। लेकिन हाउएवर मोस्ट ऑफ जो उनकी नीड्स होती हैं वो पब्लिश्ड नहीं, वो उन अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स, जिन्हें हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कहते हैं, उनसे पूरी होती हैं, जो टाइम टू टाइम वो अपने जूनियर स्टाफ से प्रिपेयर करवाते होते हैं। लाइक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब देखो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का भी रोल आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाने के लिए रीजंस, फिर इंक्रीज डिक्रीज के, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो रिलेटिव स्टेप्स उठाने के लिए मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि एक बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काफी हद तक मैनेजमेंट को मदद करती है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। देखो अब मैं मीनिंग आपसे ही पूछना चाहूंगी, वैसे आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं, कौन होंगे एक्सटर्नल यूजर्स। देखो अभी अभी हमने इंटरनल यूजर्स के बारे में सुना, पढ़ा। क्या है इंटरनल यूजर्स? जो डायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हो बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं। यहां पर कौन आ जाएंगे? जो डायरेक्टली नहीं लेकिन फिर भी किसी तरीके से बिजनेस में फ्यूचर इंटरेस्ट अगर रखते हैं तो वो एक्सटर्नल यूजर्स कहलाए जाएंगे। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर interest in the business enterprise but are not the part of the management। ऑनर्स और मैनेजमेंट तो हिस्सा थे
लेकिन ये डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में कवर करेंगे। तो दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इन्हें क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देखो, एक टेबल की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किया गया है कुछ एक्सटर्नल यूजर्स और उनकी नीड्स को लेकर। सबसे पहला देखो हमारे पास एक्सटर्नल यूजर में कौन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखो, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो अभी एट प्रेजेंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं, मतलब अभी एट प्रेजेंट इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहूं तो मैं रिलायंस के लिए एक पोटेंशियल इन्वेस्टर बन जाऊंगी। ठीक है, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हूँ, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हूँ। हम अगर कंपनीज के, देखो कंपनीज की जो पूंजी होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा ना, चाहे उसके बारे में अभी कुछ नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी नाम तो सुना ही हुआ है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बेसिकली शेयर मार्केट के थ्रू कंपनी की कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट करते होते हैं। बाकी और मीन्स और मेथड्स भी होते हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन अगर अभी यहां पर फिलहाल अगर मैं बात करूं सिंपल सी, कि मैंने अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना पैसा लगाना है, तो मैं जानना चाहूंगी ना कि एट प्रेजेंट वो बिजनेस की पोजीशन क्या है। मैं जानना चाहूंगी ना कि उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं। तो इसलिए एक पोटेंशियल इन्वेस्टर, एक फ्यूचर में होने वाला इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन चाहता है ताकि वो जज कर सके, डिसाइड कर सके कि कितनी सेफ है उसके द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। जो वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, क्या उसकी वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, रिवॉर्डिंग बदले में उसे कुछ कमाकर देगी या नहीं देगी। तो इसलिए एक पोटेंशियल इन्वेस्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। अब अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो ये हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। देखो, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में कौन आते हैं, जैसे सप्लायर हो गए, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले, या जो हमें छोटी मोटी सर्विसेज क्रेडिट बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आ जाते हैं। अब देखो, मान लो मैं सिर्फ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको एग्जांपल दूंगी। अगर रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा क्रेडिट पर, तो उसे फ्यूचर में अपना पैसा वापस चाहिए ना। अब उसको किस चीज से गारंटी मिलेगी या किस चीज से उसे एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मुझे मेरा पैसा बिजनेस वापस कर देगा। वो बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए जज करेगा कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब क्या क्षमता है, क्या है बिजनेस, वाकई में बिजनेस में दम है कि वो मेरा दिया हुआ जो पैसा है, जो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया उनके पास, जो मैंने उधार पर उन्हें माल बेच दिया है, वो मुझे रीपे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो एक तरीके से बिजनेस की रेप्यूटेशन झलकती है, बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट रेटिंग झलकती है कि क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, मतलब वर्थफुल हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना या नहीं, क्या वो हमें पैसा हमारा वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जो मैंने उधार पर उनके साथ ट्रांजैक्शंस की हैं उनकी बदले में भरपाई वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि हम कितना टाइम पीरियड का उधार दें, कि आप एक महीने बाद मुझे पेमेंट दे देना, नहीं मुझे तो 15 दिनों में ही मेरी पेमेंट चाहिए। अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं होगी तो हम कम से कम समय देना चाहेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, यहां तो शॉर्ट टर्म की बात हो रही थी, अब लॉन्ग टर्म की है। बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है तो उसे कई बार लोन भी लेना पड़ता है। अब अगर हमने लोन ले लिया, ये इसमें तो करंट ईयर के बेसिस 1 साल के अंदर अंदर वाले बात हो रही थी, अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म नेचर की बात हो रही है। हमने अगर लोन लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट, मूल के साथ साथ ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। तो जो इंडिविजुअल है जिसने आपको लोन दिया है वो जानना चाहेगा ना कि मुझे मेरे मूल के साथ साथ ब्याज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर से इसमें भी क्रेडिट वर्दीनेस वाला पॉइंट ही आ जाता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की बात होती है कि जब वो ड्यू होंगे तभी मुझे पे हो जाएंगे या नहीं।
या मुझे टाइम पीरियड एक्सटेंड करना पड़ेगा, या मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, सो दैट वो चेक कर सकें कि बिजनेस की पोजीशन साउंड है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है। अब देखो एम्प्लॉयज के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको पहली वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि भाई एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्ट होते हैं। ये देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हो, वेजेस बोनस। मुझे लगता है इतना हिंट काफी है आपको बताने के लिए कि एम्प्लॉयज इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ताकि उन्हें उनके प्रोस्पेक्ट्स पता चल सके कि बिजनेस से हमें भी, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं बदले में वो हमें भी कोई फायदा देगा या नहीं देगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स की अरेंजमेंट की जाती होती है, कंपनसेशंस की अरेंजमेंट की जाती है, तो उन्हें भी तो ये उम्मीद है ना कि हमें बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है। टैक्स अथॉरिटीज भी, आई डोंट थिंक कि अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि टैक्स चार्ज किया जाना होता है बिजनेस पर, तो इसलिए टैक्स अथॉरिटीज भी इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर। गवर्नमेंट दो तरह से रोल प्ले करती है, एक टैक्स चार्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सब्सिडीज प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट पहले हालात चेक करेगी ना आके कि हमारे हालात किस तरह के हैं, हमारा बिजनेस किस तरह का है, फिर ही वो डिसाइड करेगी ना कि कितनी सब्सिडीज देनी है या कितना टैक्स चार्ज करना है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, आजकल काफी सारी एनजीओज या एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन ग्रुप्स है ना, तो वो भी तो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे ये देखने के लिए कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, एक है हमारे पास पब्लिक। अब देखो यहाँ पर कौन सी पब्लिक की बात हो रही है, यहाँ पर एक्चुअली उस सोसाइटी की बात हो रही है जिसका हम हिस्सा हैं। क्या आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हो? अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि पब्लिक एट लार्ज को उसका फायदा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या आप लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? बैंड बीइंग द कस्टमर टू दी लोकल सप्लायर, जो लोकल सप्लायर्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए अगर आप लोकल एरिया में बिजनेस सेटअप करोगे तो आप उसके कस्टमर बन रहे हो ना। जैसे मान लो मैं किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कर रही हूँ, मुझे सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है, लेकिन अगर वही फैक्ट्री यहाँ खुल जाए तो मुझे वहां सप्लाई करने की बजाय मुझे एक मेरा कस्टमर नियर मिल जाएगा, अपने पर्टिकुलर एरिया में ही मिल जाएगा। तो क्या आप पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हो या नहीं? तो पब्लिक एट लार्ज भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है ताकि उसे एंटरप्राइज के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता चल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई आपका कंपटीटर जिसने आपके साथ कॉम्पीट करना है वो आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जरूर इंटरेस्टेड होगा। टेंडर, ऐसा क्या किया कि उसने टेंडर की कम कोटेशन लगा ली और टेंडर उसको मिल गया। देखा ना कई बार ये डेली सोप्स में, सीरियल्स में आता होता है ना इस तरीके का कंसेप्ट कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि कॉस्ट कम पड़ी है, उनका टेंडर क्यों एक्सेप्ट हो गया, हमारा क्यों रिजेक्ट हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि वो अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंगली फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सके, अपना कंपैरिजन कर सके कि वो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से वेरियस अकाउंटिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए वेरियस पार्टीज जो हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का जो सेशन था, दोनों सेशंस जो मैंने सब टॉपिक्स कवर किए, ब्रांचेस भी और ये यूजर्स भी, वो दोनों के दोनों कंसेप्ट्स आपको जरूर क्लियर होंगे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली पहले वीडियोस जो हैं, पहली पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के, वो भी जरूर चेक कीजिए, एक सीक्वेंस की फॉर्म में ही इसे समझिए ताकि आपको अकाउंटिंग बहुत ही स्मूथली समझ आ सके। प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। स्टे ट्यून्ड विद दी चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।